नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। सुमन जीजा जी का दोगलापन देखकर हैरान रह गई थी। बेटों जैसी पली बढ़ी बेटी पर तो उन्हें फक्र था, परंतु बहू को आजादी देने के पक्ष में वो न थे। दो चेहरों वाले इस इंसान का कौन सा चेहरा असली था और कौन सा नकली, क्या कोई जान सका? वैसे दीदी मेरी सगी बहन तो नहीं थी, वह बड़े पापा की लड़की थी, लेकिन अम्मा और बड़ी बहन ने उन्हें हमेशा अपनी बेटी के समान ही माना। इसलिए जब मेरे पति ने दिल्ली की नौकरी छोड़कर मुंबई में काम करने का निश्चय किया, तब दीदी ने भोपाल से चिट्ठी में कहा, अच्छा है हमारे पास कुछ आ जाओगी तुम लोग। और हाँ, दीदी के मुंबई में होते हुए फिर हमें चिंता कैसी थी। दीदी बड़ी सीधी सादी मीठे स्वभाव की हैं, दूसरे के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सब कुछ भूल जाने वाले लोगों में हैं। वे सबसे आगे गिनी जा सकती हैं। अपने माता पिता भाई बहन कोई न होने पर भी केवल निस्वार्थ प्रेम के बल पर उन्होंने सैकड़ों अपने जोड़े हैं, लेकिन तुम्हारे जीजा जी को वे जीत नहीं पाई हैं। मेरे पति रजत ने 2-3 बार टिप्पणी की थी, जीजा जी कितना प्यार करते हैं दीदी से। मैंने विरोध करते हुए कहा था, घर उनके नाम पर, गाड़ी उनके लिए, साड़ियां गहने सब कुछ। रजत ने हर बार मेरी तरफ ऐसे देखा था जैसे कह रहे हो, बच्ची हो तुम, समझोगी क्या? मुंबई आने के बाद मेरा जीजा जी के घर आना जाना शुरू हुआ। घरों में फासला था, पर मैं या दीदी समय निकाल कर महीने में 1-2 बार मिल ही लेती थी। अब तक मैंने दीदी को मायके में ही देखा था। अब ससुराल में जिम्मेदारियों के बोझ से दबी, लोगों की अकारण उठती अंगुलियों से अपने भावशील मन को बचाने की कोशिश करती दीदी मुझे दिखाई दी। कुछ असुरक्षित सी, कुछ घबराई सी, और मैं केवल उन्हें देख ही सकती थी। दीदी की बेटी श्वेता कंप्यूटर इंजीनियर थी। वह मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद अब एक प्रतिष्ठित फर्म में अच्छे पद पर काम कर रही थी। जीजा जी उसके लिए योग्य वर की तलाश में थे। मैंने कुछ अच्छे रिश्ते सुझाए भी, पर जीजा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम भी सुमन, श्वेता की योग्यता का कोई लड़का बताओ तो जाने। लेकिन जीजा जी, भावेश बहुत अच्छा लड़का है, होशियार, सुंदर, स्वस्थ, अच्छा कमाता है, कोई बुरी आदत नहीं है, पर उस पर अपनी 2 छोटी बहनों के विवाह की जिम्मेदारी है। उसका अपना कोई मकान भी नहीं है। जीजा जी ने एक एक उंगली मोड़कर गिनाना चाहा। यह तो दोनों मिलकर आराम से कर सकते हैं, श्वेता भी तो कमाती है। मैंने उनकी बातों को काटते हुए कहा था, देखो सुमन, मैंने अपनी बेटी को बेटे की तरह पाला है, उसे उसकी काबिलियत का पैसा मिल रहा है। इतने सालों की उसकी कड़ी मेहनत, मेरा मार्गदर्शन अब जाकर रंग लाया है। वह सब किसी दूसरे के लिए क्यों फिजूल में फेंक दिया जाए? मैं स्तब्ध रह गई। दीदी की कितनी ही चीजें जीजा जी की बहनें मांग कर ले जाती थी। हम लोगों की तरफ से दिए गए उपहार उफ तक मुंह से न निकालते हुए दीदी ने अपने देवरों को उनके मांगने पर दे दिए थे। माँ कभी पूछती, सुधा, वह पेन कहाँ गया जो तुम्हें पिछली दिवाली में भैया ने दिया था? दीदी बेहद विनम्रता के साथ कहती, रमेश भैया ने परीक्षा के लिए लिया था, पसंद आ गया तो पूछा कि मैं रख लूं भाभी। मैं मना कैसे करती माँ। एक बार भैया दीदी के लिए भैया दूज पर एक बढ़िया धानी साड़ी लाए थे। तब दीदी की सहेली कमला दीदी भी उनसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने छूटते ही कहा, मत दो इस पगली को कुछ भी, साड़ी भी ननद ने मांग ली तो दे देगी। तब दीदी ने अपनी मुस्कान बिखेरते हुए कहा था, वे भी तो मेरे अपने हैं, जैसे मेरे भैया, मेरी सुमन और मेरी कमला। अब उसी दीदी की बेटी को पिता से क्या सीख मिल रही थी? मैंने जीजा जी की ओर देखा। वह अपने काम में मगन थे, जैसे उन्होंने सुना ही न हो। रजत कहते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही आशावादी हूँ। दीवार से सिर टकराने के बाद भी दरवाजे की टोर लेती रहती हूँ। दीदी के बारे में मैं कुछ ज्यादा भावुक भी तो हूँ। श्वेता हालांकि कुछ नकचढ़ी है, फिर भी बचपन से उसे देखने के कारण उसे लगाव भी तो हो गया है, इसलिए बार बार प्रस्ताव लेकर आती हूँ। क्या सुमन, तुमने बताया था ना, न पता,
वहां चिट्ठी भेजी थी। एक दिन जीजा जी बोले, कौन वह बेंगलुरु वाला? मैं कुछ उत्साहित हो गई। हाँ वही महाशय, उनकी यह लंबी चौड़ी चिट्ठी आई है। मैं इसे पढ़कर तुम्हें सुना देता, पर ऐसी मूर्खता भरी बातों का मैं फिर से उच्चारण नहीं करना चाहता। इसमें क्या गलती है? दीदी ने पहली बार चर्चा में भाग लिया। वे लोग चाहते हैं कि उनकी बहू को गाना आना चाहिए, वे सब गाते हैं। तुम चुप रहो सुधा। जीजा जी की आवाज में कड़वाहट थी। अगर श्वेता को गाना ही सीखना होता तो कंप्यूटर इंजीनियर क्यों बनती? अरे घंटे भर के गाने के लिए 1200 से 1300 रुपए देकर वह जब चाहे 10-12 गाने वालों का गाना सुनवा सकती है। तुम भी सुधा। लेकिन जीजा जी, उन्होंने तो अपनी अपेक्षाएं आपको बता दी हैं, वह भी आपसे आपने संपर्क किया तब। मैंने कहा, तुम दोनों बहनें पूरी गंवार मनोवृत्ति वाली बन रही हो। श्वेता ने कहा, लड़की है इसलिए उसे रंगोली बनाना, गाना गाना, खाना बनाना आदि आना ही चाहिए। यह सब विचार कितने दकियानूसी भरे हैं। अब हम लड़कियां बैंक, ऑफिस आदि हर जगह मर्दों की तरह कुशलता से सब कुछ संभालती हैं, तो सिलाई बुनाई अब मर्द क्यों नहीं सीखते? श्वेता, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं तो मना कर दो, पर किसी की अपेक्षाओं की खिल्ली उड़ाना कहाँ तक उचित है? दीदी का स्वर जरा ऊंचा था। तुम मेरी बेटी पर किसी तरह का दबाव नहीं डालोगी। जीजा जी ने एक एक शब्द अलग करते हुए सख्त आवाज में कहा। मैंने देखा है, सुमन साथ होती है तब तुम्हें कुछ ज्यादा ही शब्द सूझते हैं। मैं दंग रह गई और दीदी चुप हो गई। हम क्या श्वेता की या दीदी के ससुराल वालों की दुश्मन थी, जो दोनों साथ मिलकर शब्द युद्ध छेड़ती? रजत को मैंने यह सब बताया ही नहीं। शायद वह दीदी के घर से संबंध कम करने के लिए कहते। दीदी की दुनिया में मैं शीतल छाया बनकर रहना चाहती थी। कितना कुछ झेला होगा दीदी ने आज तक। जीजा जी के सभ्य सुसंस्कृत चेहरे के पीछे इतना जिद्दी, इतना स्वकेंद्रित व्यक्तित्व होगा, यह किसे पता था? मेरी दीदी से सारे परिवार के लिए स्वेटर बुनवाने वाले जीजा जी अपनी बेटी के बारे में इतना अलग दृष्टिकोण क्यों अपनाते होंगे? आए दिन अपने दोस्तों के लिए मेहमान नवाजी के बहाने दीदी को रसोई में व्यस्त रखते थे जीजा जी। क्या खाना बनाना सुशिक्षित लड़कियों के लिए नीचे की भावना है? दीदी भी तो पढ़ी लिखी है, वह पढ़ाने की क्षमता रखती है। अपने बच्चों की पढ़ाई में कई साल तक सहायता करती रहती है। बाहर की दुनिया में कदम रखते ही अगर औरत ही घर को भुला देगी तो घर सिर्फ ईंटों का, लोहे का, सीमेंट का एक ढांचा ही तो रहेगा। उसका घर कैसे टिक पाएगा? करीब 3 साल के बाद श्वेता का विवाह हो गया। ससुराल के लोग बड़े अच्छे हैं। दामाद तो हीरा है, पर ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है, जहां श्वेता को भी खाना बनाना पड़ता है। झाड़ू, बर्तन, कपड़े सब कुछ करती है वह। उससे अधिक पढ़े लिखे, अधिक कमाने वाले जमाई राजा भी उसका हाथ बटाते हैं। सुखी दाम्पत्य के लिए पति पत्नी को एक दूसरे के कामों में हाथ तो बटाना ही पड़ता है। जीजा जी जाकर सब कुछ देख आए हैं। मैंने एक दिन नौकरों के बारे में ही पूछ लिया। क्या पागलों जैसे सवाल करती हो सुमन? उन्होंने डांटा। वहां नौकर नहीं मिलते। हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना पड़ता है। भाई, अपना काम खुद करने में वहां के लोग संकोच नहीं करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। फिर मेरे दामाद मदद भी तो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं की बड़ी इज्जत है। मैंने चुप रहना ही उचित समझा। ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं की इज्जत किस प्रकार होती है, इस बारे में कौन क्या कह सकता है? काम में हाथ बटाकर वक्त आने पर पत्नियों को मारने वाले, पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ जाने वाले या छोटे से कारण से तलाक देने वाले ऑस्ट्रेलिया के पतियों की संख्या के बारे में कौन नहीं जानता है? फिर उनकी संस्कृति की प्रशंसा करने वाले जीजा जी अपने घर में एक गिलास पानी भी खुद हाथों से लेकर नहीं पीते हैं। यह क्या मैंने नहीं देखा है? खैर, 2 चेहरे वाले लोगों के झंझट में कौन सिर खपाए। विनोद के लिए अब ढेरों रिश्ते आ रहे हैं। चाय पीते हुए जीजा जी बोले,
लड़की वालों पता है कि ऐसा अच्छा घर वर और कहीं तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। उन्होंने गर्व से दीदी की तरफ देखा। दीदी प्लेट में बिस्कुट सजाने में मगन थी। आपकी बात 100% सच है जीजा जी, मैंने कहा रूप गुण शिक्षा वैभव क्या कुछ नहीं है हमारे विनोद के पास, और दीदी जैसी ममतामयी सास। इतना कहकर मैंने प्यार से दीदी के गले में अपनी बाहें डाल दी। क्या चाहिए सुमन, जीजा जी ने पूछा। इतना मस्का क्यों लगा रही हो दीदी को? विनोद की फोटो और बायोडाटा दे दो। तुम्हारे लिए 2-4 अच्छी बहू लाऊंगी, जिनमें से शायद एक तुम्हें पसंद भी आ जाए। जरा देख परख के लाना रिश्ते, जीजा जी ने चेतावनी देते हुए कहा। आजकल की लड़कियां बहुत तेज तर्रार हो गई हैं। मतलब? अरे 5 दिनों पहले एक लड़की के माता पिता मिलने आए थे। वैसे तो वे मुंबई किसी शादी में आए थे, लेकिन जब विनोद के बारे में उन्हें पता चला तो अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर मिलने आ गए। अच्छी थी लड़की? मैंने उत्सुकता से पूछा। फोटो लाए नहीं, पर हाँ जानकारी तो प्रभावित करने वाली थी। जीजा जी ने बताया, उनकी बेटी ने बीटेक किया है और पिछले 5 सालों से बेंगलुरु में नौकरी कर रही है। अगर विनोद बेंगलुरु में कोई नौकरी कर ले तो काम हो सकता है। अच्छा, और विनोद का यहाँ का काम? वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल तो लड़की वालों के बाद विचार ही समझ में नहीं आते हैं। उनकी लड़की एक बीटेक डिग्री को छोड़कर और किसी चीज में निपुण नहीं है, और 7 साल से यहाँ काम जमा कर बैठा हुआ मेरा बेटा शहर छोड़कर वहां जाए? मना कर देते आप, दीदी ने धीरे से कहा। वही तो किया, लेकिन सुधा, इन इंजीनियर डॉक्टर लड़कियों के माता पिता सोचते हैं कि उन्होंने जैसे आकाश छू लिया है। अगर लड़की 19 है तो लड़का भी तो 20 या 21 वाला ही ढूंढेंगे ना। फिर इतनी शर्तें, इतना घमंड क्यों? दीदी बोली, आजकल लोग लड़का लड़की की परवरिश में फर्क नहीं करते। उन्हें भी अपनी अपेक्षाएं बताने का हक है। अरे भाई, शिक्षा दीक्षा, खाना पीना, लाड़ प्यार, सभी में लड़के लड़की बराबर होंगे, तब भी फर्क तो रहेगा ना। जीजा जी बोले, बहू इस घर में आएगी, विनोद उस घर को नहीं जाने वाला। बातों से लगा कि जीजा जी अब चिढ़ गए हैं, लेकिन जीजा जी, आजकल दोनों की कमाई में फर्क नहीं है, समान अधिकार हैं स्त्री पुरुष के। देखो सुमन, हम लोगों को बहू चाहिए, नौकरी नहीं। इस घर को एक कुशल गृहिणी की जरूरत है, अफसर की नहीं। अगर लड़की होशियार है, कोई काम कर रही है, तो इस घर से उसे पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर वह घर से ज्यादा महत्व अपने करियर को देना चाहती है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। जीजा जी, आपने मेरे सामने यह अभिप्राय बता दिया तो ठीक है, लेकिन किसी आधुनिक विचारों वाली लड़की के सामने मत बोलिएगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। होने दो, लेकिन अपने अनुभव की बातें बताने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जीजा जी की आवाज कुछ ऊंची उठ गई। उस दिन एक महाशय पत्नी के साथ आए थे। कहने लगे कि उनकी बेटी को विदेश जाने का मौका मिलने वाला है, तो क्या विनोद उसके साथ अपने खर्च से जा पाएगा? फिर मैंने कह दिया कि महाशय, मेरे बेटे को विदेश जाने का मौका मिलता तो पत्नी का खर्चा वह खुद देता और उसे साथ ले जाता। उनकी बेटी भी तो मेरे बेटे का टिकट कर सकती है। दोनों की कमाई में फर्क नहीं है, अधिकार समान है, फिर यह दोहरा मानदंड क्यों? मैं चुप्पी लगा गई। अगर कहती कि जीजा जी दोहरे मानदंड वाले तो आप हैं। श्वेता की शादी के समय आपके विचार कुछ अलग थे और आज बेटे की शादी के समय में कुछ अलग हैं। दीदी ने कितना कुछ खोकर घर परिवार को, संस्कृति के मूल्यों को बरकरार रखा था। जीजा जी समझदार होते तो दीदी अपने व्यक्तित्व को गरिमामय रखकर भी वह सब कुछ कर सकती थी, कोई काम भी कर सकती थी। दीदी को खरोचने का काम अकेले जीजा जी करते थे। बेटी और बहू में फर्क करने वाली सास पर अनेक धारावाहिक देखने और दिखाने वाले समाज में
जीजा जी जैसे कई पुरुष भी हैं जो पत्नी और बेटी के सम्मान में जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। मैं जब सीधी सादी पर समझदार पूजा का रिश्ता लेकर गई तब मुझे जीजा जी की पसंद पर कोई खास भरोसा नहीं था। मेरे मन में जीजा के लिए एक अच्छी, प्यार और सम्मान देने वाली बहू लाने की इच्छा इतनी प्रबल न होती तो मैं जीजा जी के सामने इतने सारे प्रस्ताव न रखती। मुझे पता था कि विनोद को पूजा पसंद आएगी क्योंकि वह माँ के संस्कारों के सांचे में ढला था। मैं यह भी जानती थी कि श्वेता की मुंहफट बातों को स्मार्टनेस समझने वाले जीजा जी को कम बोलने वाली पूजा कैसे पसंद आएगी। घर संभाल कर अनुवाद और लेखन करने वाली लड़की किसी डॉक्टर या इंजीनियर लड़की जितनी बोल्ड कैसे हो सकती है। श्वेता बिजली है, उसके सामने पूजा एक दीपक की छोटी सी लौ की तरह मंद आलोकहीन लगेगी। लेकिन मेरी सोच गलत साबित हुई। अपनी मधुरता से पूजा ने सबको मोह लिया और विवाह हो गया। बहुत खुश है विनोद। दीदी को मेरी तरह एक शीतल छाया मिल गई है। जब मैं जीजा जी को बड़े शौक से खाना खाते और पूजा को कोई खास बनाई गई चीज परोसते हुए देखती हूँ तब मेरे मन में संदेह जागता है कि मैंने पूजा के साथ अन्याय तो नहीं किया। शायद जीजा जी को दीदी जैसी स्नेहिल घर को प्यार करने वाली बहू ही चाहिए थी ताकि उनका उनके बेटे का घर अछूत रहे, उनके चैन और आराम बने रहें। लेकिन मेरा मन खुद से प्रश्न करता है, दो चेहरे वाले इंसानों की असलियत कौन जान सकता है। क्या पता विनोद भी कुछ सालों बाद जीजा की तरह हो जाए। मैं राह देख रही हूँ दीदी के पोते पोतियों की। पोती आएगी तभी पता चलेगा कि जीजा जी का दूसरा चेहरा सचमुच उतर चुका है या मौका मिलते ही वह फिर उनके आजकल के चेहरे को ढकने आ पहुंचेगा। मेरा आशावादी मन कल्पना में देख रहा है उस उतरे हुए चेहरे की धज्जियां और अब चढ़े हुए चेहरे पर झलकती तंदुरुस्ती की गुलाबी चमक। अपने घर के लिए कुछ खरीदो तो स्पेसिफिक जगह को दिमाग में रखें। ड्राइंग रूम का कारपेट रूम के साइज के अनुसार होना चाहिए। अगर अपने बेडरूम में कपल फोटो लगाना है तो वॉल का साइज चेंज करके ही फ्रेम का साइज चुनें, क्योंकि चीजें स्पेस के अनुसार जचती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपका उठना बैठना और सोना, ये तीनों चीजें आपके पेट में पल रहे शिशु पर असर डाल सकती है। इसलिए अपने शरीर की पोजीशन का ध्यान रखें। सही तरीके से उठे बैठे और सोए ताकि शिशु पर किसी तरह का कोई प्रभाव न पड़े। वजन कम करने के चक्कर में बाहर के पैकेट प्रोडक्ट्स का सेवन ज्यादा करने लगते हैं जो सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है। वजन को कम करने के लिए घर का बना खाना खाएं जो हेल्दी होता है। महिलाएं इसे नजरअंदाज करती हैं। यदि आप जिम से वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो यह आपको एनर्जी देने वाला तथा आपकी मांसपेशियों में ग्रोथ करने वाला होना चाहिए। इन सब का ध्यान रखकर आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।